हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे विद्यालय 6 माह से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से सभी छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। जो ये संकट की घड़ी आई है उसमें जितने भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य नियमित तौर से कर रहे हैं। सभी शिक्षक गण अपने अपने माध्यमों से शिक्षण कार्य को नियमित तौर पे करा रहे हैं, ग्रुप बना के। आप लोगों से तहे दिल से विनती है कि आप लोग जितने भी शिक्षकों ने ऑनलाइन ग्रुप बनाए पड़े हैं तो उनके द्वारा जो बताया जा रहा है उसको कम से कम सीरियस से लेके चलें और उसको अपने जीवन में अनुसरण करें, क्योंकि यही समय है अपने आप को आगे बढ़ाने का। यदि हम यहाँ पर पिछड़ गए तो हमारा आने वाला भविष्य पिछड़ जाएगा। हमें नियमित तौर से शिक्षण कार्य करना है और नियमित तौर पे दिए गए कार्यों का निर्वहन समय समय पर करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल के माध्यम से नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। तो उसमें मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब मैं ग्रुप बनाया था उसमें काफ़ी बच्चे नहीं जुड़े हैं। जिन बच्चों के पास अपने क्लास के बच्चों के नंबर हैं, कृपया कर वो इस ग्रुप में भेजने की कृपा करें और मैं जो ग्रुप का लिंक दूंगा उन बच्चों को वो ग्रुप लिंक आप प्रोवाइड करा दीजिएगा, वो सीधे इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और रही बात जो चीज़ें मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ उसमें आप लोग बिल्कुल भी सीरियस लेके नहीं चल रहे हो कि ये क्लास सब्जेक्ट है तो इसको एकदम सीरियस लेके नहीं चल रहे हो। मैंने आपसे पूर्व में जो मैंने आपको वीडियो संदेश जारी किया था उसमें आप लोगों को कला का महत्व बताया था। और ये चीज़ ना सोचे कि जो चीज़ मैं आप लोगों को भेजा हूँ उसे आप ना करो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कोई भी कार्य दिवस के अंतर्गत आप लोगों को विद्यालय में बुला सकता हूं और आपका पूरा वर्क चेक करूंगा और किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं वो चीज़ का आपका अवलोकन किया जाएगा। किस प्रकार की आपकी शिक्षण कार्य आप लोग कर रहे हैं वो चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। और आज से हम अपना शिक्षण कार्य नियमित तौर से करेंगे। अध्यायवार हम सिलसिलेवार एक एक टॉपिक लेंगे और टिप्पणियों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो है अध्याय 1 के अंतर्गत कला एवं सौंदर्य। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि कला एवं सौंदर्य होता क्या है। कला 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 है ना, कला शब्द उभर के हम लोगों के सम्मुख से आ रहा है। कला कला क्या होता है? मानव की अभिव्यक्ति। कहने का तात्पर्य जो मनुष्य के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वही कला कहलाई जाती है। कला का उद्गम मानव के सौंदर्य की भावनाओं का परिचायक है। जब मानव के अंदर कोई इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी तब जाके वो कला का अनुसरण कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कला के बिना मानव का जीवन 2 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम अपने जीवन काल में हर रोज़ हर क्षण किसी न किसी प्रकार से कला की उन विधाओं से परिचित रहते हैं और रूबरू होते रहते हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि हम कला का एक अभिन्न अंग, मानव जीवन का एक अभिन्न अंग कला को माना जाता है। हम लोगों ने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। अब जैसे जैसे क्लासें आपकी बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आप कला के बारे में पढ़ोगे वैसे वैसे आपका ज्ञान का भावसागर खुलता रहेगा और आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। अब हम कहें यह कला 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 मानव जीवन का अभिन्न अंग है, मैंने आपको बताया। अब यदि हम पशु पक्षियों की बात करें तो यदि हम किसी जानवर की बात करें तो वो कला का किस प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकता है? वो नहीं कर सकता है ना। जब मानव अपनी अभिव्यक्ति व्यतीत कर सकता है तो पशु उस प्रकार से नहीं कर सकता है। तो पशु के सामने यदि हम कोई पेंटिंग या कोई दृश्य रख दें या हम उससे कहीं कोई खूबसूरत आदमी या स्त्री या कोई बालक उसके सम्मुख रखें, उससे पूछें कि ये किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए तो वो शून्य के बराबर है ना। वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तो हर चीज़ें बराबर है। यदि हम उसके सामने कोई पेंटिंग रख दें या कागज़ से बनी कोई चीज़ रख दें तो वो उसे खाने की कोशिश करेगा। तो पशु को कला के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि
इसे मनुष्य जीवन से जोड़ा गया है। यदि हम कला की बात करें, कला का उद्गम मानव के सौंदर्य का परिचायक है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से हम अपनी अंतरात्मा से किसी चीज़ का दर्पण प्रतिबिंब अपनी आँखों में समेट लेते हैं, यदि हम उस कहने का तात्पर्य सिंपल सी बात है कि यदि कोई चीज़ हमारी आँखों को सुकून देता है या हमारे हृदय को किसी प्रकार की शांति प्रदान करती है किसी चीज़ को देखने से, तो हम वही कला है। कहने का तात्पर्य है कि मानव भावों की अभिव्यक्ति कला है। जब हम अपने भावों से कला का अभिव्यक्ति करते हैं, भैया ये अच्छा है, ये दिखने का अच्छा है, ये अच्छी है, या ये इसने बहुत अच्छा कार्य करा, इसका घर बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ क्या होती है, मानव की अभिव्यक्ति होती है। अब कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहते हैं कि जो हम लोग के सम्मुख से जो बातें हैं, कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। यदि मैं कहूँ कि कला का सर्वप्रथम प्रयोग का अभी तक कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार से हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं है, मगर जो हमारी किताबों और पुस्तकों में जो दिया है, जो लिखा है, जो अभी तक हम लोगों को पता है, जो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है कला का। तो वहाँ से हम इसे कहते हैं कि इसकी जो यथार्थ कला का उद्गम हुआ है वो ऋग्वेद से हुआ है। यथार्थ कला, यथार्थ शक, या इस चीज़ की जो नवनिर्मित जो चीज़ें हैं वो ऋग्वेद के अंतर्गत मानी जाती हैं। यदि हम इसकी बात करें कि कला का जो सर्वप्रथम उदय कहाँ कहाँ हुआ, यो सर्वप्रथम उदय यूरोप में 1370 के ईस्वी के बीच इसका उदय हुआ था। ये जो धीरे धीरे हमारे जीवन सर्वप्रथम तो मैं बात करूं, जो 1300 की बात भी छोड़ दीजिए, जब इस धरातल पे मनुष्य पैदा हुआ था, जब हमारे आदिम आदिम पाषाण काल की बात करें या नव पाषाण काल की बात करें या पुरातात्विक पाषाण काल की बात करें, तो उस समय से ही कला हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उस टाइम पे तो हमें बोलना चालना भी नहीं आता था, है नहीं। जब हम जिसे में हम आदि मानव के रूप में जब हमारा विकास की घड़ी जब हम निरंतर बढ़ते जा रहे थे क्या, तो उस समय तो हमें किसी प्रकार की कला की बोध का भी ज्ञान नहीं था। उस समय तो हम तो एकदम जंगलों में रहते थे, ना हमारे शरीर में कपड़ा ढकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी, ना हम तो इधर से उधर विचलित करते रहते थे। हमारी ना कोई भाषा थी, ना कोई बोली थी, हम ना किसी प्रकार का संकेतों का प्रयोग कर पा रहे थे। जब ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं थी, तब कला का कहीं ना कहीं उद्गम पाषाण काल में माना जाता है, जिसकी वजह से आज कला का जो बखान जो हम करते हैं, जो कला का जो चित्रांकन अलग अलग तरीके से हम करते हैं, हर किसी के जीवन में कला का जो महत्व है, वो चीज़ का महत्व हर तरह से वो प्रकट करता है। तो वो आदि मानव काल से ही ये चीज़ कला का उद्देश्य और कला का जन्म माना जाता है ना। ठीक है, मानते हैं कि ऋग्वेद से इसका पता चला कि भैया ये कहाँ से हुआ, ये क्या हुआ, मगर मेरा जो खुद का मानना है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी पर जो सूक्ष्म जीव के माध्यम से जब कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पर से ही कला उनके पीछे पीछे चलती हुई आ रही है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में हमें दिखाई पड़ती है। यदि हम कला की बात करें, सोच लो 2 पल के लिए, जब आदि मानव थे, आदि मानव ने क्या करा, अपना जीवन कंदमूल फल इत्यादि चीज़ें खा के बिताई, क्योंकि उस समय हम किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग भी नहीं कर पाते थे। तो हमारे क्या थे, हाँ, यदि हम किसी प्रकार से आदि मानव एक दूसरे से किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से इशारों में बात करते होंगे, ये जो अगर हम कोई इशारा करते हैं, मान लीजिए कला का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि हम किसी गाड़ी में बैठ के कहीं को जाते हैं, जब गाड़ी के दो इंडिकेटर राइट और लेफ्ट, यदि हम दाएं मोड़ना है तो हम रेड वाला दाएं वाला इंडिकेटर जलाते, तो उससे हमें क्या प्रतीत होता है, उसका एक इंडिकेटर होता है कि भैया ये इस दिशा की तरफ मुड़ने वाली है गाड़ी। उसी प्रकार से पुरातत्व काल में, जो पाषाण काल में
आदि मानव भी एक दूसरे से इशारों में ही बातें करते थे। अब अपनी जो चीज़ें थी उन्होंने, अब हमें कैसे पता भैया आदि मानव क्या करते थे, किस प्रकार से सुअर का शिकार करते थे, किस प्रकार की खेती करते थे, किस प्रकार से उन्होंने आधुनिक काल की तरफ, नवपाषाण काल की तरफ बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता से और अलग अलग तरीके से जो नव भारत और नव आधुनिक कला की तरफ जो हम बढ़े, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? उसके साक्ष्य तो हमें आदि मानव के माध्यम से ही तो प्राप्त हुए। हमें उनके माध्यम से ये चीज़ें हमें दिखाई दी। आज हम कहते हैं भैया हमें पुरातत्व चीज़ें प्राप्त हुई, वहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दी। अलग अलग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत लखुडियार में एक पाषाणकालीन गुफा है जिसमें क्या है, आदि मानव द्वारा गेरुए से या हथौड़े से जो पत्थरों से चित्रकारी करी गई है। उसमें ये दिखाया गया था कि भैया हम किस प्रकार से अपने जीवन को सरवाइव करते थे, किस प्रकार से हम अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। वो चित्रों के माध्यम से आज हमें ज्ञात होता है कि भैया पाषाण काल में आदि मानव किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमें जो गुफाओं में जो उनका जो चित्र मिलते हैं उसके आधार पर हमें पता चलता है कि भैया आदि मानव इस प्रकार से रहे होंगे। और वहाँ पर जो जो गुफाओं में जो चित्र बने, तो उसी के आधार पे तो हम कहते हैं ना कि मानव जीवन में पाषाण काल से ही चित्रकला उनके कहीं ना कहीं आसपास विचलित करती रही। इसीलिए तो मानव का अभिन्न अंग क्या है, कला है। इसलिए हम जब नित्य प्रतिदिन जब हम संध्या को जब संध्या से लेके जो प्रातः काल का जो दरमियान होता है, जो प्रातः काल से संध्या का जो दरमियान होता है, तो हम उसमें किसी न किसी प्रकार की क्रीड़ाएं कला के क्षेत्र में करते रहते हैं। और हम उनसे अनभिज्ञ भी रहते हैं कि भैया ये वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती कि हम कलाओं की जो प्रतिक्रियाओं की जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं वो हमारे जीवन के हर समय हर क्षण हम किसी न किसी प्रकार की कलात्मक क्रियाओं का एक हिस्सा रहे हैं। अब बात करते हैं यदि हम कला की, तो कला को हम किस प्रकार से कहते हैं? कला का उद्गम मानव के सौंदर्य की भावनाओं का परिचायक होता है। कला की अभिव्यक्ति की जाती है। कला शब्द को धन ला, जैसे कला शब्द का उच्चारण हुआ है, तो क से जो क का जो उच्चारण होता है, वो क का जो उच्चारण होता है वो कामदेव से है। कामदेव सौंदर्य, प्रशंसा, आनंद, ये चीज़ें क से रिलेटिव चीज़ें हैं। क अब हम कहें कामदेव भगवान को ये एक तरफ से इंडिकेट करता है। दूसरा सौंदर्य किस प्रकार से होता है? हम सभी को पता है कि सौंदर्य की क्या चीज़ है, प्रशंसा क्या होती है। यदि हम किसी की कोई सुंदर है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और जब हम प्रशंसा करते हैं तो उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है जिसे हम आनंद की अनुभूति कहते हैं। अब जो क की तो ये परी जो क का जो शब्द है, तो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने आपके सम्मुख से रखी। अब जो ला, क धन ला, क का तो हमने आपको बता दिया कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब ला का जो शाब्दिक अर्थ है, ला का देना होता है। अब कतिंग ला दाती कला का मतलब है कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा जो सुखदाई वस्तु का जो नाम है, जो कहने का तात्पर्य है, जब किसी अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब हम कहेंगे कि खुशी का आनंद की अनुभूति जब प्राप्त हो जाती है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुकून प्राप्त हो जाए, सुखद अनुभव होता है, तो उस वस्तु का नाम कला है। अब इसी क्षेत्र में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अभिनव गुप्त ने कला को कला गति या वाद्य गति कहा। इससे भी स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ललित कला, फाइन आर्ट हेतु किया जाता है। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार वो अलग तरीके से कला की अभिव्यक्ति को उजागर करते हैं। कला मानव की बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा स्वाभाविक अभिव्यक्ति का कलात्मक प्रयोग का है कहा जाता है। ये इस चीज़ की बातें उसमें कही जाती हैं। अब हम बात करें, यदि हम बात करें कि भैया कला होती क्या है, कला की जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हम उनको
उजागर करते हैं। अब ये चीज़ें जो मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ, इसमें क्या कला, संस्कृति, भाषा का शब्द है। अब एक बात और आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, जो कला शब्द का जो उत्पत्ति हुई है तो वो ऋग्वेद से हुई है। जो कला शब्द का जो प्रयोग हुआ, जो कला शब्द जो बना है वो संस्कृत भाषा से लिया गया। कला शब्द का कला धातु से बना है, कश धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। हमें भैया हम प्रेरित कब होते हैं? मैंने आपको बताया ना कि भैया मैं यदि आप लोगों की सुंदरता का बखान कर दूं, या मैं कहूँगा भैया इस बच्चे ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में ये डिवीज़न प्राप्त करी है, ये मेरिट लिस्ट पे आया है, इसके मम्मी पापा ने इसको बहुत अच्छा समय दिया और ये अपने समय का सदुपयोग करा इसने। ये चीज़ें क्या अपने अंदर आत्मा को ये सुखद अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है। अब कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कठ धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। कुछ विद्वान क से संबंधित मानकर इसका अर्थ आनंद के रूप में लेते हैं। मैंने बताया ना पहले कि भैया कि हम आनंद के रूप में किस प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति कर जाते हैं, किस प्रकार से इसकी आलोचनाएं करते हैं, किस प्रकार से इसकी अभिव्यक्ति अपने अंदरूनी भाव को सुखद अनुभव में प्रकट करके अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें, या हम अपनी स्वयं की सुंदरता की बखान करें। तो ये चीज़ें हम कला की जो कला शब्द है जो कौधन ला है, वो इस शब्द के अंतर्गत संपूर्ण जीवन का आधार निर्धारित होता है। अब यूनान में कला को टेक्निक कहते थे, मतलब टेक्निक आर्ट, मतलब हम टेक्निक मतलब हम किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी जो टेक्निक है। अब प्राचीन लैटिन शब्द में अगर हम ये यूरोप की बात करें, ये जो शब्द लैटिन भाषा में इसे आर्ट शब्द कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौशल, शिल्प। अब मैंने कहा ना कि हम कौशल और शिल्प की, मैंने आपको बताया ना कि भैया आदि मानव के समय कुछ ऐसी चीज़ें हो ही नहीं थी, तो उन्होंने क्या हुआ, गुफाओं में एक छेनी या लकड़ी का प्रयोग या कोयले का प्रयोग करके या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके या पत्थर के हथौड़ी बना के जो दीवारों में जो उन्होंने खुदाई करी, जो चित्रकारी करी है, नहीं कहीं ना कहीं वो शिल्प का एक नमूना है। भैया शिल्प कहाँ से पैदा हुआ? जो हथौड़ा है, जो हथौड़े से हम किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, किसी मूर्ति का निर्माण करेंगे, तो वो शिल्प के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब उसे हम कौशल शिल्प अथवा शिल्प के तौर पे देखा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में, जैसे अंग्रेजों ने इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा, आर्ट शब्द। अब हम क्या करें, अब बहुत से लोग कला को नहीं मानते। भैया मैं आपसे कहूँगा ये कला, तो आप कोई ये चीज़ को एकदम जान नहीं पाते कला क्या कह रहे हैं। भैया हम आर्ट सब्जेक्ट रहेंगे तो तुरंत उस चीज़ को, उसका माइंड उस चीज़ को क्लिक कर लेता है, भैया ये आर्ट की बात कर रहा है। ठीक है। आर्ट शब्द का विकास हुआ, जिसका अर्थ है बना, उत्पन्न करना माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्ट जो लैटिन भाषा में जो शब्द का प्रयोग हुआ, जो इस चीज़ की जो उत्पत्ति हुई, वो 13वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। अब जर्मनी भाषा में कला को कृतन कहते हैं। इसे शब्द का संबंध प्राचीन यूनानी भाषा से माना जाता है। यदि मैं कला की और विधाओं की बात करूं तो उसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ें हम लोगों को देखने को प्राप्त होती हैं। ठीक है। अब प्राचीन मान्यताओं में, अब हम इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए शिल्प शब्द का ही प्रयोग किया। अगर हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को उठा के देखें तो इसमें बहुत चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी जो शिल्प से आधारित होते हैं, जो शिल्प कास्ट से रिलेटिव होते हैं। हमारे पौराणिक मंदिरों की बात करें, हम अपने शिल्प की बात करें, या हमने अपने भवन निर्माण की बात करें, या फिर हमने अपनी गुफाओं की बात करें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन की हर चीज़ की आधारशिला को प्रकट करती है, उसकी व्यक्तित्व की जो अवधारणा है उसको प्रकट करती है। और शिल्प शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उसका उल्लेख किया था, जिस उसके अंतर्गत
प्राचीन ग्रंथों में भी कला शब्द की विभिन्न सूचियाँ उपलब्ध हैं, उसमें अलग अलग तरीके से उसे वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत कामसूत्र में 64 कलाओं की सूची निर्धारित की गई थी। और क्षेमेंद्र के कला विशाल, जो क्षेमेंद्र जो कला विशाल जो उनके द्वारा जो रचित गई थी, उसमें 64 जनोपयोगी 32 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित 64 कलाओं को सोनारों की 64 कलाओं की वैश्याओं की है, और 10 जो चिकित्सकों की, और 16 काशियों काश्य रथों की तथा 100 सार कलाओं का वर्णन किया जाता है। इन सूचियों से स्पष्ट होता है कि किसी कार्य को किस प्रकार से कुशलता से उसका संपादन किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है, अब हम कला को, अब बात आती है कला कितने प्रकार की होती है। देखो, कला को हमने दो भागों में विभाजित करी हैं, जिसके अंतर्गत उपयोगी कला तथा ललित कला। ये दो चीज़ें हमने इसके अंतर्गत रखी हैं, उपयोगी कला और ललित कला। वह कला जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना। अब हमारी दैनिक आवश्यकताओं की क्या पूर्ति करती है, कौन सी चीज़ें ऐसी होती है, ये चीज़ें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब जो कहने का मतलब है, कला जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके अंतर्गत भोजन का निर्माण, वस्त्र निर्माण, आभूषण निर्माण तथा अन्य ऐसी चीज़ें, व्यावसायिक कार्यों, ये जो चीज़ें होती हैं उपयोगी कला कहलाती हैं। अब उपयोगी कला भैया, अब जब आप लोगों को कपड़े मिलेंगे, जब जीन्स मिलेगी या सूट मिलेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तभी तो उनका उपभोग करोगे ना। अपने आप को सौंदर्य का परिपूरक दिखाने के लिए, अपने आप को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पे, जो समाज में एक सुंदर व्यक्ति की जो छवि होती है, उसको आप फॉलो करने के लिए आप लोगों को हर चीज़ की आवश्यकताएं पड़ती हैं। अगर यदि कि आपने और सुंदर दिखना है तो आप गॉगल्स का निर्माण करोगे, तो गॉगल्स का भी निर्माण कहाँ से होगा। हमने तो गॉगल्स अपने आँखों में लगा ली, तो आप उसके पीछे ही जो उसकी जो शिल्प, जो परिकाष्ठा, जो काष्ठ कला का जो है, वो कहीं ना कहीं उसका निर्माण हुआ है। वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर चश्मा बनाए ना, उस चीज़ का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो वो व्यवसायिक के अंतर्गत आ गई। व्यवसाय हमें रोजगार देता है, जिससे कि हमारे जीवन की जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें होते हैं, वो उसका हम वहन करते हैं। और भोजन का निर्माण, अब भोजन का निर्माण कहाँ से होता है भैया, जब हम अपने खेतों में हल लगाएंगे या कुछ अनाज बोएंगे, तब जाके भोजन का निर्माण। वो चीज़ें उपयोगी कला, हम जिसका उपयोग करेंगे वो चीज़ को हम भी कला के अंतर्गत रखते हैं। कला जिसे हम सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। अब भैया, कला जब हम कोई ऐसी चीज़ें करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि मैं कहूँगा भैया फलाना फलाना लड़का इतना अच्छा लग रहा है, फलाने फलाने लड़की इतनी खूबसूरत लग रही है, या फलाने फलाने का गांव इतना खूबसूरत है, क्या उसकी उसकी हमने क्या करें, उसकी सौंदर्य की क्या करनी, चर्चा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो उसकी जो हम उस विशेष व्यक्ति की नहीं, उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं, उसके सौंदर्य की बात कर रहे हैं, उसकी अनुभूति की बात कर रहे हैं, उसके आनंद की बात कर रहे हैं। वो चीज़ें हमें कला के अंतर्गत प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत अनुभूति के पुनर्विधान होते हैं, कलाओं की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत विकास हो, मन का रंगमंच हो, चेतना हो, सक्रिय हो, उसे हम उसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं, ललित कला। अब मैंने आपको कहा कि उपयोगी कला के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे भोजन का निर्माण, वस्त्र का निर्माण, आभूषण का निर्माण तथा अन्य व्यावसायिक कार्य को हम उपयोगी कला के अंतर्गत रखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कला दो प्रकार की होती है, उपयोगी कला तथा ललित कला। ये तो उपयोगी कला हो गई। अब हम बात करें ललित कला की, बात करें ललित कला क्या होती है। वह कला जिसमें सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति और उसकी अनुभूति और सौंदर्य की पुनर्विधा से उसकी आत्मा का विकास हो, उसे रंगमंच जो प्रदान होता है, जो उसकी चेतना की जो सक्रिय होती है, जो उसकी जो भाव विभोर, जो अनुकंपा जो उसकी निखर के जो उपलब्ध होती है, जो अंदरूनी मन को जो किसी तरह की जो पीड़ा ना प्राप्त करती, जो हृदय को जो शांति प्राप्त करती, जो आँखों को कोई चीज़ चुभे ना, जो आँखों को जो शालीनता प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है, ललित कला। अब कई कला विद्वानों द्वारा
ने जो कला को भी पांच ललित कलाओं की महत्ता में उसको बांट दिया। जो ललित कला है उसको भी 5 चीज़ों में उन्होंने उसका निर्धारण कर दिया है, ठीक है। अब 5 कलाओं के अंतर्गत जो रखा गया है वो इसके अंतर्गत देखिए, ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। अब 5 कलाएं कौन कौन सी हैं? संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य। हिंगेल ने कलाओं का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर दृश्य और श्रवण के 2 प्रकार से किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जिसका जो विभाजन किया गया है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। अब मैं जो बात करें हम ललित कला की जो 5 जो विधाओं में जो उसको जो विभाजित किया गया है उसके अंतर्गत पहला है वास्तुकला। स्थापत्य कला भी कहा जाता है इसको। इस कला के अंतर्गत हम भवन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पुल, बांध निर्माण, जितने भी मकान का जो कंस्ट्रक्शन होता है ऑल वर्ल्ड में जो कंस्ट्रक्शन जो चीज़ें होती हैं हम वास्तुकला के अंतर्गत। वास्तु मतलब हम जो जिसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं तो उसको हम वास्तुकला के अंतर्गत रखते हैं। अब मूर्तिकला है जो अब दूसरे नंबर की है मूर्तिकला। अब मूर्तिकला इस कला के अंतर्गत किसी भी वस्तु का रूप, रंग, आकार आदि का निर्माण किया जा सकता है। यह कला उत्कृष्ट मनोवियोग को व्यक्त करती है और इसका समर्थन भी करती है। भैया मूर्ति कला बनाना कोई आसान बात नहीं है। यदि कोई कलाकार मूर्ति का निर्माण करता है तो उसकी अभिव्यक्ति, उसकी भाव, उसकी आँखों की जो पलकें हैं, जो उसकी बॉडी जो है उसके जो चेहरे का जो भाव है, उसके जो केस हैं, उसके जो अलग अलग जो एक मानव ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो चीज़ें सब एक वो पत्थर से बनी हुई मूर्ति के अंदर का सजोना पड़ता है। वो चीज़ एक साक्षात तौर पे जो दिखाई पड़ती। आज हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष तौर पे हूबहू इंसानों की तरह मूर्तियाँ बनी पड़ी हैं, तो वो सारा मूर्तिकला के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। अब चित्रकला ये क्या होती है? इसके अंतर्गत जो अत्यंत उत्कृष्ट एवं सूक्ष्म कला के रूप में रंग, आकार, लंबाई, चौड़ाई, उसकी मनोभावों की व्यथा, उसको किस प्रकार से हमने कला को किस प्रकार से हम किसी भी प्राकृतिक दृश्य या किसी भी मानव दृश्य या किसी चीज़ का जो चित्रांकन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कला के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब चौथा है संगीत कला। अब संगीत कला क्या है? नाद अथवा स्वर। अब हम स्वर ये हमने इसको ललित कला जब हम कलाओं के बारे में आगे बात करेंगे तो हम जिसे हम कला नहीं मानते हैं वो कौन सी है? संगीत कला को हम कला नहीं मानते हैं, मगर इसको हमने 5 श्रेणियों में वर्णित करा है परंतु इसको हम कला के अंतर्गत नहीं देखते हैं, ठीक है। अब नाद अथवा स्वर पर आधारित इस कला के द्वारा व्यक्ति भाव अभिव्यक्ति सूक्ष्म स्पर्शी और हृदय की जो गहराइयों से जो भाव व्यक्ति जो स्वर निकलते हैं उसे कला के तौर पे जो कहते हैं संगीत कला कहते हैं। अब काव्य कला को हम क्या कहते हैं? काव्य एवं काव्य कला किसे कहते हैं? इसका हम शाब्दिक अर्थ हम आपको समझाने की कोशिश करें। अर्थ है एवं शब्द, अर्थात शब्द का अर्थ क्या होता है इसका निर्धारण उत्कृष्ट कला के स्वर एवं व्यंजनों के दो परस्पर जो अभिव्यक्ति होती है, जो अभिव्यक्तियों का जो प्रभाव होता है उस पर इसका निर्धारण करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही और कल आपको इससे आगे की चीज़ें हम बताएंगे। जितना भी मैंने आप लोगों को बता रखा है उसे जो पॉइंट मैंने आपको बता रखा है उसे आप अपनी रफ कॉपी में उसे लिखें और मैं आप लोगों से इसकी परिभाषा भी पूछूंगी। एक छोटा सा मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा कल इसकी जो कला क्या है, कला की परिभाषा किसे कहते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि कला है कि पहले हम कला है क्या ये चीज़ जानने हम फिर कला की जो परिभाषाएं हैं उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को मन लगा के कीजिएगा और अपना काम समय पर करें और हर सब्जेक्ट की अपनी महत्वता होती है, उसको सीरियस होकर उसका अध्ययन करें और अपना कार्य नियमित तौर से करें। गुड